अच्छे आर्थिक आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजार 4.5% तक चढ़े। नए शिखर पर पहुंचा नैस्डैक, एशिया में मजबूती और एसजेएक्स निफ्टी ऊपर। उत्पादन घटाने पर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया के बीच मतभेद कायम। आज ओपेक की अहम बैठक। कच्चा तेल पहुंचा 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। लगातार दूसरी तिमाही टाटा पावर के नतीजों से मिली निराशा, आय और मार्जिन्स घटे। कंपनी ने 26 दिसंबर को साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के लिए बुलाई ईजीएम। और भारत फोर्ज में आज ब्लॉक डील की उम्मीद। प्रमोटर्स बेच सकते हैं 2.5% डिस्काउंट पर शेयर। फ्लोर प्राइस 778 रुपए तय। 500 रुपए के नए नोटों की छपाई बंद करने की खबरों का सरकार ने किया खंडन। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, कैश की कमी दूर करने की हो रही है कोशिश। नोटबंदी का नया चैलेंज, पेंशन की टेंशन और वेतन की तारीख के चलते बैंकों, कर्मचारियों और कंपनियों की चिंता बढ़ी। और आज शाम आएंगे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। सितंबर तिमाही में ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान। कृषि क्षेत्र से मिलेगा सहारा। 3 दिनों से हो रही है तेजी के हैट्रिक और आज है मौका चौका लगाने का। जी हां, क्या आज 8,200 के पार निकलकर टिक पाएंगे, बंद हो पाएंगे और क्या बैंकिंग शेयरों में भी खरीदारी लौटेगी? यह है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले जी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। 14 अंक ऊपर और ज्यादातर एशियाई बाजार देखिए हरे निशान के साथ इस समय कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि यूएस के मार्केट्स ने पॉजिटिव क्लोज दिया था। नैस्डैक ने फिर से नया रिकॉर्ड लगाया है और यूरोप के मार्केट भी एक दिन की गिरावट के बाद वापस से संभलते हुए नजर आए। हालांकि यूरोप के मार्केट्स को चिंता है इटली के रेफरेंडम की। इटली वोट करेगा और ये वोटिंग होने वाली है इस वीकेंड पर। उससे पहले थोड़े से अनिश्चितता भरा माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन भारतीय बाजारों में तो देखिए बुल्स फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिनों से हरे निशान पर जाकर समाप्ति हुई है, लेकिन कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं हाई से 55 पॉइंट नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। घबराना चाहिए या फिर चिंता नहीं करनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। शिकायत क्यों करनी चाहिए जब हमने कल ही कहा कि भाई दोनों तरफ आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे। 8,200 के पार नहीं निकलेगा। 8197 का हाई था, वहां से बेचा होता तो दिन में 50-75 पॉइंट मिलते और नीचे में खरीदा होता तो भी 50-75 पॉइंट मिलते। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा है। हेमंत, सबसे बढ़िया मार्केट वही होता है जो आपके अंदाजे के ठीक उसी तरह से चले, और वही हो रहा है। देखिए निफ्टी तेजी का कॉल, निफ्टी तेजी हो रही है। बैंक निफ्टी शॉर्ट कॉल, बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा, वहां फोकस करिए, वो हो रहा है। तो फिर एकदम परफेक्ट मार्केट है ट्रेडर्स के लिए। तो जो ट्रेडर नोटबंदी के बाद छुट्टी के मूड में थे, उनके लिए अब वक्त आ गया कि वो फिर से बाजार में लौटे, फुल फ्लेज एक्शन में आ जाए। और एक्शन आज भी तेजी की तरफ रहेगा। वैसे कल और आज में थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहता हूं, ये कि आज उछाल में बहुत एग्रेसिवली बिकवाली की राय नहीं है, बल्कि बेहतर ये होगा कि आप गिरावट में खरीदारी का मौका देखें। 8,200 ये एक नया लेवल सामने आता हुआ दिख रहा है डेटा के लिहाज से निफ्टी पर सबसे अहमियत वाला। क्यों? वायदा कारोबार के आंकड़े जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 8,200 अब आपके लिए निफ्टी पर सबसे अहमियत वाला लेवल है। और दूसरा, गिरावट में खरीदारी का मौका, गिरावट में खरीदारी की सलाह, ये 2 चीजें आज ध्यान में रखें। फिर निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है? जहां खुले वहीं खरीदना है। अगर फ्लैट खुले, एक्चुअली सुबह 7 बजे जब हम बात कर रहे थे तब तो निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में दिख रहा था, तो लगा कि बहुत बेहतरीन मौका होगा। लेकिन धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी मजबूती दिखा रहा है, हो सकता है और भी मजबूत खुले। लेकिन अगर ज्यादा मजबूती के साथ ना खुले तो तुरंत ही खरीद ले। ये एक अच्छा एक्शन हो सकता है तेजी के लिहाज से। 8,100 को स्टॉप लॉस माने और 8,200, 8,250 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 8,200 के आसपास देखें, टिकने दे। अगर टिक जाए तो फिर सेकंड हाफ में शॉर्ट करें और वो 8,250 के आसपास शॉर्ट करने का एक मौका बन सकता है, या 8,200 के आसपास बन सकता है। स्टॉप लॉस 8,250 का होगा। उसके ऊपर जाता नजर आए तो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन को काट लें। छोटे मुनाफे के लिए वो होगा 8,150 का। बैंक निफ्टी जैसा कल का 18,000, 18,150 बेहद अहम सपोर्ट है, इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। और आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी 18,150 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है। तो आज मैं एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल देने का मौका देख रहा हूं।
खरीदने का मन है बैंक निफ्टी बजाय शॉर्ट करने के। वाह। तो 18,150 एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जाए बैंक निफ्टी में 18,450 के लक्ष्य के लिए, और बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,500 के आसपास शॉर्ट करें। 18,650 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होगा। 18,300 के आसपास वापस से आपको बैंक निफ्टी काटने का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं कि वो निफ्टी को नीचे खींच सके। तो पिछले 3 सेशन साफ तौर पर ये बता रहे हैं निफ्टी में ज्यादा मजबूती है, ज्यादा ताकत, और ऐसे में बैंक निफ्टी का करेक्शन पूरा होने की तैयारी नजर आ रही है। एक प्रिजम्पशन ले रहा हूं, और इसके साथ ही एफएमसीजी, ऑटो, एनबीएफसी, ये 3 सेक्टर्स मुझे पसंद है आज के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन तो आज भी भरपूर रहेगा। बिल्कुल, चलिए तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन, एफएमसीजी, ऑटो, एनबीएफसी में एक्शन। और एक चीज और देखिए, एफआईएस की बिकवाली, डॉलर इंडेक्स 101 पर, बैंक के अंडर परफॉर्मेंस, कल तो आईटी ने भी अंडर परफॉर्म किया, उसके बावजूद अगर बाजार हरे निशान में बंद हो तो ये बताता है कि बुल्स फॉर्म में ताकत है। बिल्कुल, और कल लग रहा था कि एक बार के 8,100 के आसपास, इनफैक्ट 8,100 तक भी नहीं पहुंचा। जो करेक्शन हुआ कल उसमें 8,128 का लो है, तो वो मजबूती दिखा रहा है। अगर 8,100 पर भी पहुंचते ना तो लगता है कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी के संकेत नहीं आ रहे। बिल्कुल, चलिए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। वागले साहब तो देखिए 3 दिनों से बुलिश हैं, लगातार आपको कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, तो आज भी पूछते हैं उनकी राय क्या है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक अनिल जी ने जो भी कहा मैं उनके साथ पूरा सहमत हूं, एक पॉइंट छोड़कर, जो भी बैंक निफ्टी क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज शायद कैन बी पुलिंग डाउन, लेकिन निफ्टी में कहीं भी मुझे वीकनेस नहीं दिखा रहा है। वो मैं जनरली प्रिजम्पशन करके ट्रेड लेता हूं, अंदाज लगा के, वो अंदाजा है मेरा। मैं जैसे कहता हूँ आप चार्ट्स बनाते हैं, हम फॉलो करते हैं, देखिए कौन राइट होता है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक की आपने बात की, कल हेमंत ने बाइक ली, ये न्यूज आई थी। आज क्या हेमंत ले रहा है उसके ऊपर वो स्टॉक्स ढूंढे। ऑन अ सीरियस नोट, निफ्टी मेरा लेवल सेम है, 8070 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 8250 के टारगेट्स बरकरार है। बैंक निफ्टी मैं ऊपर में बेचूंगा, 18381 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही 18200 ब्रेक करता है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप सही कह रहे हो, वहां पर सपोर्ट ले सकता है। अगर वो 18200 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 17950 तक जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डाउनफॉल नहीं लगता है। तो बैंक निफ्टी में गिरावट है तो भी 200 पॉइंट की, तो निफ्टी में नीचे में लेने के मौके हैं। चलिए तो निफ्टी बढ़ाने का काम जो है जिम्मा लिया है वागले साहब ने, और बैंक निफ्टी संभालने का काम आज अनिल जी ने लिया है। मैं आपको बताऊंगा मिड कैप स्मॉल कैप कहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है आज। तो कार्यक्रम बहुत एक्शन भरा फिर से रहने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईएस की। मतलब डर नहीं लगता दरअसल इन एफआईआईएस के खराब आंकड़ों को देखकर? कहते हैं ना आप हर रोज खराब आंकड़े देखें, और कल का आंकड़ा तो पिछले कुछ दिनों में कंपेरेटिवली छोटा है, 700 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। बिल्कुल, और दूसरा ये कि कैश मार्केट के आंकड़ों के कंपैरिजन में वायदा कारोबार के बहुत बेहतर दिख रहे हैं। कल जिस तरह का मार्केट था उसके मुकाबले में आंकड़े बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए निफ्टी मैच 15 पॉइंट ऊपर जाकर बंद, और आखिरी आधे पौन घंटे में मुझे लगता है ट्रेडर्स बिकवाली करके गए, और उन ट्रेडर्स को आज दिक्कत होगी, सुबह सुबह शॉर्ट काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 615 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने, और 833 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 1500 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईएस की तरफ से हुई है, और सामने सिर्फ 700 करोड़ के कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है, यानी कि नेट एफआईएस ने दमदार खरीदारी की है। लोकल फंड्स तो खरीद ही रहे हैं, 550 करोड़ को उन्होंने खरीदारी की है। ऑप्शंस में 1426 करोड़ की खरीदारी हुई। तो अब एक इंटरेस्टिंग एक्शन जो दिख रहा है मुझे एफआईएस की तरफ से, वो ये कि इंडेक्स शॉर्ट नहीं करना है, न निफ्टी न बैंक निफ्टी। उन्हें जो कुछ भी हेजिंग करना है वो ऑप्शन के जरिए करना है। पुट और कॉल दोनों ही ऑप्शन में काफी बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की प्रीमियम में कमी आती हुई दिख रही है। जो प्रीमियम भारी भरकम दिख रही थी आपको ऑप्शंस में, तो वो ऑप्शंस की प्रीमियम जो कम होती दिख रही है, वो बाजार में ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन भी लेकर आएगी, स्टेबिलिटी भी लाएगी, और बाजार को बहुत बड़े उतार चढ़ाव से रोकेगी। तो ये आंकड़ों में सबसे बड़ी खूबसूरती दिख रही है। और ट्रेडर्स क्या चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बाजार ऊपर नीचे न हो, स्टेबल रहे, थोड़ा मजबूत रहे। तो फिर हम है ना निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के मौके ढूंढ लेंगे कि कहाँ है बाजार में मौके, स्टॉक्स कौन से भागने वाले, और उस तरह के मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। वाह, तो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स आउट परफॉर्मेंस बनने वाली है। यहाँ पर कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कहाँ पर नजर होनी चाहिए। अच्छा, अमरीश बलिगा जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में, वो माइकअप हो रहे हैं, तो वो भी तैयार होके जब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हम आपको उनके पिक्स भी बताने वाले हैं। लेकिन पहले वागले साहब के पिक्स जानते हैं। सर बताइए कहाँ पर तेजी करनी चाहिए आज?
हेमंत, आपने कहा मिड कैप स्मॉल कैप, मुझे तो फ्रंट लाइन में भी अच्छे लगते हैं। ओह वाह। तो मेरे टॉप 2 फ्रंट लाइन में ही होंगे, और वैसे मेरा मिड कैप में भी एक स्टॉक है। पहला मेरा स्टॉक होगा बायोकॉन, जिसमें मैं बाय करने की सलाह दूंगा। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, मूव कंटिन्यू हो सकती है अगले 2 या 3 दिन में। स्टॉप लॉस होगा 903, टारगेट होगा 960। दूसरा स्टॉक होगा भारत फाइनेंशियल, जो कल हमने सुबह बात की थी, अच्छी खासी मूव आई भी है। मुझे लगता है पोजिशनल के 3 से 4 दिन के व्यू से अच्छी खासी मूव और कंटिन्यू हो सकती है। तो कोई भी हल्के से करेक्शन पे मैं ये स्टॉक बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 714, टारगेट होगा 774। ओके, तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कल 4% जब ऊपर था तब स्पॉट हुआ था, और उसके बाद देखिए 7.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर दरअसल यही था। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी इसके ऊपर बुलिश थे, वो रिपोर्ट्स भी आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन अनिल, सबसे पहले ये बताइए कि एफएनओ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं? क्या तेजी वाले थोड़ा और फॉर्म में आ रहे हैं और मंदी करने वाले बैकफुट पर जा रहे हैं, दिख रहा है डेटा में? एक इंटरेस्टिंग डेटा है, मतलब उसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए वो एक थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा तेजी की तरफ उसको एनालिसिस कर रहा हूं, और वो है 8,200 का। और इसीलिए मैंने आज सुबह पहली लाइन ये की कि 8,200 सबसे अहमियत वाला लेवल है। क्यों है? 8,200 के लेवल पर कल के सेशन में 8 लाख शेयर नए जुड़े हैं पुट में, और 5 लाख शेयर जुड़े हैं कॉल्स में। यानी कि एक सिंगल हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में एक्शन हुआ है, और दोनों में हाईएस्ट एक्शन उसी प्राइस पर हुआ है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये होता है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये सोचें कि हम 8,200 को पार कर लेंगे, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये सोचें कि हम 8,200 के ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से शुक्रवार को सीरीज के पहले दिन हमने 8,000 के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर शुरुआत की थी सीरीज की, पुट में भी और कॉल में भी, और फिर फाइनली कॉल्स वाले पीछे, जिन्होंने कॉल्स बेचे थे, जिन्होंने मंदी की पोजीशन की, वो बैकफुट पर आ गए। और इस लिहाज से मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि यहां पर भी 8,200 के लेवल पर जो पोजीशन बनी है, ये तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपर हैंड पर है। तो 75% चांस ये है कि आप 8,200 को पार करके ऊपर निकलें। मंदी करने वालों के 8,200 के नीचे बाजार को रखने के चांस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अहमियत वाला लेवल है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल के सेशन में एक ही प्राइस पर दोनों जगह पोजीशंस बनती हुई दिखी। तो आज आपके लिए चैलेंज ये होगा, 8,200 तक तो पहुंच जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन 8,200 के पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात यह कि घंटे 2 घंटे 8,200 के आसपास या इसके ऊपर टिके रहना होगा, ताकि शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हुई दिखे। अब सेकंड हाफ आज काफी अहमियत वाला होगा। जनरली आजकल हम सेकंड हाफ को डिस्कस नहीं करते हैं, यूरोप को देखते नहीं है, लेकिन आज क्यों अहमियत वाला होगा? फर्ज करें अगर सेकंड हाफ में यूरोप के बाजार मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक हैं, तब तो आप आसानी से 8,200 को पार करके 8,250 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर सेकंड हाफ में थोड़ी कमजोरी आई तो कल ही की तरह ठीक फिर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 8,200 के लेवल के यहां से आ सकती है। तो अगर आप सिर्फ एक तरफ का डायरेक्शन लेकर ट्रेड करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स, गिरावट का इंतजार करें, खरीदारी करें। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना चाहते हैं और थोड़ी रिस्क ज्यादा रखते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, तो 8,200 के आसपास थोड़ा कमजोरी का संकेत आए तो वहां पर शॉर्ट बनानी चाहिए। ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बड़े दिनों बाद ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, खासतौर से बैंक निफ्टी में 1.5 लाख शेयर और कल के सेशन में ऐड हुए हैं। तो एक संभावना बनती है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए। हालांकि जो वागले साहब कह रहे हैं वो बात सही है, कोई वजह ऐसी नहीं दिख रही कि जिसकी वजह से बैंक्स को खरीदा जाए। लगातार 3 दिनों से लोअर लो बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, नीचे नेगेटिव क्लोज हो रही है, लेकिन पता नहीं वागले साहब मन हो रहा है कि वो भाव पर, हाँ, मतलब दिल से ऐसा लग रहा है। कई बार बोलते हैं ना आपको ट्रेड लेने के पहले गट फीलिंग, तो गट फीलिंग ऐसा लग रही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को खींच सकता है। अब सवाल एक ही है जिसमें मैं आपसे सहमत हूं कि शायद 18,500 के आसपास आकर रुक जाए, थक जाए, अटक जाए, उसके पार जाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बार 18,450 18,500 बनता है। वाह, चलिए तो बैंक निफ्टी ये हो सकता है आज का, कहते हैं ना, जोकर इन द पैक, मार्केट को बढ़ाने का काम कर सकता है। अनिल काफी बुलिश हैं इस पर और विस्तार से बात करेंगे, और आपको हम ब्रेक के ठीक बाद ये भी बताएंगे कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स किस तरह से देख रहे हैं आज निफ्टी को, कैसे ट्रेड करना चाहिए। अमरीश बलिगा जी माइक अप हो चुके हैं, ब्रेक के बाद उनसे हम जानेंगे उनके पिक्स क्या है। वागले साहब के अभी 2 पिक्स बाकी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। 5 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने चाहिए आपके, इसकी जानकारी भी ब्रेक के बाद देंगे। तो एक्शन भरपूर है, बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए आपको सबसे पहले बता दें हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय आज निफ्टी पर क्या है। कल याद होगा आपको सारे के सारे एक्सपर्ट बुलिश थे और क्या तेजी बनी थी। ये देखिए राय आज की। देखिए प्रभाकर साहब कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, 8,290 का टारगेट दे रहे हैं। वाह क्या टारगेट है, 8085 का स्टॉप लॉस भी। लेकिन सुमित बगड़िया शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को थोड़ा ऊपर 8,150 8,170 की रेंज में। 8,210 यानी कल के हाईज के आसपास लगाएं स्टॉप लॉस। 8,070 से लेकर 8,000 ये दो लेवल उन्हें फिर से आते हुए दिखते हैं नीचे की तरफ। ये सुमित बगड़िया के बेस्ट फ्रेंड पुनीत किनरा भी कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए और इनका टारगेट देख लीजिए 8,180.75 तक का है, 8,210 के स्टॉप लॉस के साथ। ये भी कह रहे हैं शॉर्ट करें। क्या बात है, विशाल मलकान भी मंदी में। आज तो माहौल थोड़ा अलग दिख रहा है, हम ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं लग रहा है। 8,070 ये लेवल है विशाल का शॉर्ट साइड पर, 8,200 का स्टॉप लॉस। सांठ गांठ हो रही है। देखिए जो दूसरे एक्सपर्ट हैं विकास, वो भी कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए और इनका टारगेट देखिए 8,070 का, 8,200 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। तो काफी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखिए आज मार्केट पर बेरिश है। 5 में से 4 कॉल मंदी की और 1 तेजी की। तो जो 8,200 के लेवल पर जो पोजीशन बनी है, जिसको वायदा कारोबार में हम हाईलाइट कर रहे हैं, ज्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि उसे पार करना आसान नहीं होगा। और ये बात सही भी है कि जिस तरह से 8 और 5 लगभग 13-14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल में बना है, तो वो लेवल अहमियत वाला हो जाता है। लेकिन एक बात साफ है, 8,070 8,100 ये है वो अहम सपोर्ट रेंज जहां पर बाजार रुकेगा। तो कमजोरी होगी तो भी बहुत बड़ी नहीं। तो इसका मतलब ये कि आज जो उछाल होगी, पहली उछाल में एक बार बिकवाली का मौका काफी एक्सपर्ट देखेंगे। तो यानी कि 8,175 8,200 की रेंज में हो सकता है एक बार की आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। तो ऊपर का लेवल 8,200, नीचे 8,070 8,100 का अहम सपोर्ट। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। लेकिन कौन से वो 5 शेयर हैं जो खबरों के चलते आज फोकस में रहने चाहिए, आइए देख लेते हैं 5 का पंच। भारत फोर्ज ये शेयर रहेगा आज एक्शन में। सुंदरम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट $3 करोड़ के शेयर बेचेंगे। ये प्रोमोटर्स ग्रुप की एक कंपनी है और ये अपने शेयर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये एक ब्लॉक डील हो सकती है। फ्लोर प्राइस है 878 रुपए, थोड़े से डिस्काउंट पर है। कल के जाहिर सी बात है कि जनरली इस तरह की ब्लॉक डील्स डिस्काउंट पर होती है 2.5% नीचे। तो आज खुलते देखते हैं क्या कुछ एक्शन भारत फौज में नजर आता है। अच्छा, एक और ब्लॉक डील हो सकती है IDFC बैंक की। मलेशिया का सॉवरेन वेल्थ फंड है खजाना और उसकी एक कंपनी है मॉरिशस में, वो हिस्सेदारी बेच सकती है। 80 से 85 मिलियन डॉलर तक की शेयर बेचे जा सकते हैं। और आप देखिए 68 रुपीज 25 पैसे से 71 रुपीज 10 पैसे तक का एक प्राइस बैंड तय किया गया है। यानी अगर आप देखें तो करीब करीब 2.5% डिस्काउंट पर ये आज सौदे हो सकते हैं। तो इस ब्लॉक डील पर भी रखिएगा नजर आज। विविमेड लेब्स ये है एक मिड कैप फार्मा कंपनी जिसके लिए पॉजिटिव खबर। USFDA ने अलातूर प्लांट की दोबारा जांच की और जांच पूरी कर दी है और फिलहाल इन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। तो ये एक पॉजिटिव खबर विविमेड लैब की भी। और रैमको सीमेंट के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई। और ध्यान रखिए हम आपको पिछले 4-5 दिन से बता रहे हैं कि सबसे पहले अल्ट्राटेक को CCI ने कहा कि आपको जो जुर्माना लगाया गया था, कॉम्पैक्ट ने कहा कि जो CCI ने जुर्माना लगाया था उसकी 10% पेनल्टी के तौर पर अपफ्रंट पेमेंट आपको नहीं करना है। उसके बाद इंडिया सीमेंट के लिए भी यही खबर आई और आज रैमको सीमेंट के लिए भी खबर आती हुई। तो सीमेंट कंपनियों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आती हुई। ल्यूपिन, ऐसा लगता है कि USFDA दिन रात काम कर रहा है, रोज दवाओं की मंजूरी देता है, रोज प्लांट का इंस्पेक्शन करता है। आज एक और दवा की मंजूरी मिली है। ल्यूपिन को एक जेनरिक दवा के लिए मंजूरी मिली है और जैसा अहमद बता रहे थे इस दवा को लेने से नींद अच्छी आती है। जी हाँ, नींद की अगर तकलीफ हो तो ये दवा काम करती है। जब आप मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा देख रहे हो तो फिर रात को ये दवा लेकर न सोए, सुबह जल्दी उठने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ल्यूपिन के लिए अच्छी खबर आज के लिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नितिन मुरारका जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले बलिगा साहब मॉर्निंग बताइए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? आपकी नजर कहां पर है? जैसे कि इवन लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहां पे काफी अच्छा करेक्शन देखा था हम लोग ने। ऑल्दो दे आर बाउंस बैक, स्टिल दे आर कोटिंग एट अ वेरी गुड डिस्काउंट कंपेयर टू हम लोग जो लाइक 2 months बैक जो रेट्स देखे थे। तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स एंड पिडिलाइट should be bought, I think, on every decline.
So among others, I'm clearly bullish on cement क्योंकि मुझे लगता है कि whatever this demonetization gains would be for government, that would be spent on rural development as well as infrastructure. तो उसके कारण for cement companies we could see a good sort of a demand picking up maybe after April, May. But then because of the sort of correction जो हम लोगों ने अभी देखा है, I think stocks like Ambuja could be bought. Ultratech again, I would recommend it closer to about 3,350, 3,400 levels. So I think on a correction one should look at buying that. ओके, तो खरीदारी करें उन शेयरों में जो काफी पिटे हैं इस डर में कि कंजम्पशन में होगी कमी। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जैसे शेयरों में खरीदारी करने की राय है अम्बरीश की, लेकिन वायदा कारोबार में क्या हो आपकी ट्रेडिंग रणनीति, कहां खरीदारी करें, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, बताएंगे नितिन मुरारका एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अमरीश बलिगा जी। अब बात करेंगे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका। नितिन कल मेरे साथ थे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। नितिन, तेजी का मूड बरकरार है ना, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में जिस तरह से करेक्शन आया कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, खरीदेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी या फिर कुछ बदला इरादा? देखिए अनिल जी, इनफैक्ट जो करेक्शन आई उसमें एफआईज की तरफ से बाइंग हुई है और अगर यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि मार्केट 83 पर ले जाएगी या 8000 पर ले जाएगी, तो मेरा डेटा देख के ये मानना है कि मार्केट 8300 के पहले 8300 की तरफ पहले मूव करनी चाहिए। उसके पीछे 4-5 वैलिड पॉइंट्स जो मुझे दिखाई दिए, वो सबसे पहले तो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में अगर आप आएंगे तो रोलोवर्स के बाद नेक्स्ट डे मार्केट में मूव आई और उस दिन शॉर्ट कवर हुए, यानी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और उसके बाद 2 दिन तक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और जो भी ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ये एफआईज का ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ा है, यानी कि एफआईज की तरफ से बाइंग की गई है एक्सपायरी के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद जो भी ट्रेडिंग हुआ है। अगर आप एफआईज का फ्लो फंड्स देखते हैं तो एक्सपायरी से अभी तक वो नेट फ्यूचर्स में पॉजिटिव है। कल भी उन्होंने करीब 650 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और कल निफ्टी में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, बैंक निफ्टी में 1.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और ये पूरा ओपन इंटरेस्ट एफआईज का इंक्रीज हुआ है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो एक्सपायरी से अभी तक करीब 2600 करोड़ के आसपास की एफआईज की बाइंग है, यानी रोलोवर्स के बाद वो लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स में भी कर रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शंस में एक्सपायरी के बाद 3-4 दिनों में करीब 5400 करोड़ के आसपास की बाइंग है। फिगर बहुत बड़ी है, मगर यहाँ पे ये देखा गया कि वो कॉल में भी पोजीशन बना रहे हैं और पुट में भी पोजीशन बना रहे हैं। मगर यहाँ पे मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि वो निफ्टी फ्यूचर जो खरीद रहे हैं उसके साथ साथ पुट बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं और साथ में एडिशनल कॉल भी बाइंग हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है निफ्टी ऑप्शंस में, वो आप दोनों साइड का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, कॉल में भी हो रहा है और पुट में भी हो रहा है, बिकॉज एफआईज कॉल्स भी बाय कर रहे हैं, पुट्स भी बाय कर रहे हैं, साथ में निफ्टी भी बाय कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस के डेटा में आएंगे तो हम लोग 8000 पे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं पुट्स का, वो एक्सपायरी के समय में उस पुट ऑप्शंस का भाव था करीब 140 रुपया, अभी करीब 80-82 रुपये आ गई। तो ये काफी फैक्ट एविडेंट लग रहा है कि वहां पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। तो 8000 का लेवल के आसपास निफ्टी नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट 82-80 की तरफ मूव कर जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें 8080 के आसपास, मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है, वो स्टॉप लॉस रख के हमें बाय करना चाहिए। इनफैक्ट आप चाहो तो 8200 की जो कॉल ऑप्शन है वो करीब 120 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है, उसमें हम लोग 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेंगे और 20 रुपए का केवल स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है 165-170 रुपए का टारगेट आपको 82 की कॉल में मिल सकता है। तो ये राय बाजार पर देखिए काफी बुलिश है। नितिन भी कह रहे हैं 8300 पहले आएगा तो तेजी का ही ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन एक कॉल कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था, संदीप वागले साहब दे रहे थे और वो था भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स पर, और हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेज क्या राय रख रहे हैं, खास तौर पर क्रेडिट स्विस ने क्या रिपोर्ट में कहा है। चलिए आपको बताते हैं, नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, ये तो बताइए ही, साथ ही ये भी बताइए कि सीएलएसए की रिपोर्ट क्या निकल कर आई है बैंक्स पर भी। भारत फाइनेंशियल पे सबसे पहले बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का रेटिंग अपना मेंटेन कर रहा है, 1125 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 54% का अपसाइड ये देख रहे हैं। अगले 30 दिनों के अंदर इनके पीयर्स के मुकाबले ये शेयर और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। क्रेडिट स्विस अपनी रेटिंग न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके न्यूट्रल यानी 1 नॉच बढ़ा रहा है। टारगेट प्राइस इनका
700 रुपए का है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो डिसबर्समेंट्स है वो थोड़े स्लो डाउन हो सकते हैं, एक पॉज आ सकता है ग्रोथ में, लेकिन कनेक्शंस की रहेंगे आगे जिस तरह से वो मॉनिटर करेंगे। ये कह रहे हैं आपको निवेश अभी फिलहाल तो अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं, मगर 700 रुपए का इन्होंने टारगेट प्राइस किया है। CLSA फाइनेंशियल्स पर आज एक रिपोर्ट लंबी चौड़ी निकाली है। पहली तिमाही FY18 के बाद से बैंक्स में नॉर्मलाइजेशन शुरू होगा। डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो उम्मीद से ज्यादा हो सकता है और स्लोअर रिकवरी हो सकती है और NPLs की जो साइकिल है वो नए तौर पे बढ़ सकती है। इसीलिए ये फिलहाल जो अपनी रेटिंग्स हैं लंबी अवधि के लिए तो मेंटेन कर रहे हैं, निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को देखते हुए अपने टारगेट प्राइस को रिवाइज कर रहे हैं थोड़े बहुत। जैसे आउट परफॉर्म रेटिंग NBFCs पे ये मेंटेन कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में टारगेट प्राइस इनका 660 का था, अब घटा के 630 का कर रहे हैं, जो कि 16% अपसाइड का है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में टारगेट प्राइस इन्होंने 1010 से घटा करके 930 का कर दिया है, जो भी टारगेट प्राइस 28% अपसाइड का ही है मौजूदा भाव से। यस बैंक में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट प्राइस इन्होंने 1550 से घटा करके 1450 का कर दिया है। कोटक बैंक में भी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट प्राइस 890 का था, अब इसे रिवाइज करके 860 का कर रहे हैं, मगर ये अभी भी 12 महीने के दौरान 15% का अपसाइड देख रहे हैं। निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं इंडसइंड बैंक में, IDFC बैंक में, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक में भी इनकी आउट परफॉर्म की रेटिंग है। हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने सबके थोड़े बहुत घटाए हैं, जैसे कि ICICI बैंक 320 से घटा के 310 का किया है, 1530 से HDFC बैंक का घटा के 1460 का किया है, लेकिन मौजूदा भाव से 24% की तेजी है अभी भी देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक में भी 1500 से टारगेट प्राइस घटा के 1400 किया है, मगर 32% का अपसाइड ही देख रहे हैं 12 महीने के दौरान। तो डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को फैक्टर इन करने के लिए थोड़े बहुत टारगेट प्राइस घटाए हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए बैंकों पे ये काफी ज्यादा बुलिश है। तो कुल मिलाकर सारे के सारे जितने बैंक्स हैं इस पर CLSA की जो रिपोर्ट्स आई हैं, हर एक बैंक के टारगेट उन्होंने कम किए हैं, ये बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे बैंक्स के टारगेट कम किए गए हैं CLSA की तरफ से। बताइए नीति, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? टाटा पावर कल नतीजे आए थे, ठीक नहीं थे। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस घटा दिया है, 73 से घटा के अब 72 का कर दिया है, जो कि सीधे सीधे करंट मार्केट प्राइस के आसपास का ही है। हायर प्रॉफिट्स थे क्योंकि एसोसिएट्स और लोअर टैक्स की वजह से आपको एक जंप देखने को मिला, लेकिन CERC का मुंद्रा पर जो जजमेंट आएगा वो की होगा ट्रिगर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिटिगेशन और लंबे समय तक खिंच सकता है, इसलिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग अभी भी टाटा पावर पे मेंटेन है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की। टोरेंट फार्मा, इसको एक हाइपरटेंशन की ड्रग के लिए US FDA से मंजूरी मिली है। CLSA अपग्रेड कर रहा है, आउट परफॉर्म से रेटिंग बढ़ा करके बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 23% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 1730 का इनका लक्ष्य है 12 महीने के लिए। अरविंद पर आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस 380 से बढ़ा के 430 का कर दिया है, 20% का अपसाइड देख रहे हैं। कंपनी ने माना है कि इनके जो लग्जरी ब्रांड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं उसमें जो सेल्स हैं वो 30% के आसपास घटी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं होगा डिमोनेटाइजेशन का, इसलिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 430 का लक्ष्य आपको अरविंद दिखा सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक बड़ा अपग्रेड आया है, मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 2900 का था, अब इसे बढ़ाकर इन्होंने 3280 का कर दिया है, यानी मौजूदा भाव से आपको 73% का ये अपसाइड देख रहे हैं। FY16-19 के दौरान एबिटा का फोरकास्ट इनका 18% का है। निवेश करके चलिए, 3280 का लक्ष्य आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स दिखा सकता है 12 महीने के दौरान। वाह, चलिए, तो बड़े दिनों बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए इतनी एग्रेसिव रिपोर्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे हम थोड़ी ही देर में आगे। लेकिन किरण यादव जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नितिन मुरारका जी तो हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने तो कहा कि 8300 पहले दिखेगा। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको भी लगता है क्या तेजी पहले होगी और अच्छी खासी तेजी हो सकती है मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मुझे भी लगता है कि तेजी ही होनी चाहिए। अगर हम पिछले 4 दिन का चार्ट देखते हैं तो वो हायर टॉप हायर बॉटम है, और कल का जो करेक्शन हुआ वो गिरावट हुई वो उसको करेक्शन मान के चलना चाहिए। अभी भी लोअर बॉटम नहीं हुआ है, तो ट्रेंड इंटैक्ट है, और मुझे लगता है कि 8100 बहुत अहम सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। तो 8100 के करीब जितना मिलता है उतना बाय करना चाहिए। 8080 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 8200 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8200 जैसे अनिल जी ने भी कहा डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी मानना है कि 8200 के
क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और अगर करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी पर खरीदारी की, लेकिन टारगेट 8,200 के ही है, उसके ऊपर के नहीं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, और वो जनधन खातों से लेकर है। जनधन खातों में पैसा निकालने की लिमिट लगा दी गई है, और वो लिमिट है हर महीने 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन वो कौन से खाते हैं जहां केवाईसी नहीं किया गया है, बिना केवाईसी के जाकर आपने जनधन खाता खुला है। लेकिन केवाईसी वाले खातों के लिए शायद लिमिट ये 10,000 रुपए की है। यानी कि कुल मिलाकर जो नोटबंदी के बाद काफी लोग है ना जनधन खातों में पैसा जमा करवा रहे थे, निकाल रहे थे, ब्लैक का व्हाइट कर रहे थे, पुराने नोट डालकर नए नोट निकाल रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। तो लिमिट लगा दी गई, अब वहां से पैसे कम निकाले जा पाएंगे। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फोकस हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। संदीप वागले जी, अमरीश बलिगा जी, नितिन मुरारका जी और किरण यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मेहमान। संदीप जी ने 2 पिक्स बताई, वागले साहब की 2 पिक्स हो गई हैं, नितिन मुरारका जी की पिक्स लेते हैं। तो बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश या बेयरिश हैं आज? देखिए हेमंत, यहाँ पे ऑटो में से मारुति में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि कल भी इसमें ओपन इंटरेस्ट का करीब 3% का एडिशन है, और लास्ट 3-4 दिनों में एक्सपायरी के बाद करीब 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो काफी अच्छे बेस से बाउंस बैक स्टॉक में आया है। तो मुझे लग रहा है कि 5,025 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बनता है, और यहां से कम 150 से 200 रुपए की तेजी आपको मारुति में मिल सकती है। 5,300 का टारगेट होना चाहिए। दूसरा, C8 में भी लग रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे पोजीशंस एक्सपायरी में रोलओवर्स के बाद बनी है। कल इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हुआ है, कल इसमें कुछ हद तक शॉर्ट्स कटी हैं, क्योंकि कल प्राइस ऊपर जा रहा था और पोजीशन अनवाइंड हो रही थी, बट वो शॉर्ट कवरिंग थी। बट अगर आप एक्सपायरी से देखेंगे तो करीब करीब इसमें भी 13-14% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और सारे नीचे के लेवल्स पे बाइंग हुई है। तो मैं समझ रहा हूं कि 1280 से 1300 तक का टारगेट आपको C8 में मिल सकता है, और स्टॉप लॉस करीब 1195 का होना चाहिए। मारुति खरीदे, C8 खरीदे। C8 तो कल सुबह सुबह एक्शन में आता हुआ दिखा था, हमने पकड़ा भी था कि पोजीशन बनना शुरू हुई, उसके बाद स्टॉक जो भागा जबरदस्त। तो ये एक स्टॉक है जो कल के बाद आज फिर मारुति में अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, जबरदस्त रहा है। आयशर में अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, आयशर से सब, बाकी मारुति महिंद्रा सबने। अच्छा, कल नंबर्स आने वाले हैं ऑटो कंपनियों की बिक्री की, और एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि 2 व्हीलर की बिक्री कमजोर हो सकती है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं है। मारुति जैसी कंपनियों को कोई दिक्कत की बात शायद नहीं हो, क्योंकि जितनी बुकिंग्स हो रही थी ना, वो तो डिलीवरी पिछले महीने हो नहीं पाई, बाकी डिलीवरी इस महीने हुई है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड वगैरह के भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। तो मारुति पसंद है, C8 पसंद है नितिन को, और मारुति पसंद है किरण को भी। तो फिर से आज स्टॉक्स मिक्स हो रहे हैं, मिक्स एंड मैच वाला मामला है। तो किरण का मारुति तो छोड़ दीजिए, चलिए उनको भी पसंद है, लेकिन उसके अलावा हेवेल्स और आइडिया 2 और स्टॉक किरण ने चुने खरीदारी करने के लिए। बताएं किरण अपने टारगेट्स। अनिल जी, हेवेल्स एक बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। कल सवेरे पहले 1.5 घंटे में बहुत अच्छी रैली दी, और दिन भर कंसोलिडेशन हुआ। लास्ट के 90 मिनट में जब निफ्टी नीचे आ रहा था, ये नीचे नहीं आया, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो हेवेल्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी उधर बहुत हो चुके हैं। 339 का स्टॉप लॉस लेके पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए, और 354 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रहेगा आइडिया का चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल एक बहुत अच्छे गैप के साथ खुला था, और वो गैप मेंटेन करते हुए हमने एक हायर क्लोजिंग दी। इधर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो जब ये गैप भी, उसके पहले जो गिरावट आई थी उसमें एक अच्छा बेस बिल्डिंग भी हुआ है, तो बहुत अच्छे शॉर्ट पोजीशन नीचे में ट्रैप होते नजर आए थे। तो 78 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने चाहिए। 80 to 50 के आज टारगेट देखने को मिलने ही चाहिए। तो आइडिया में और तेजी बन सकती है। कल 4.5% की रैली बनी थी यहां पर। अब वागले साहब से पूछते हैं उनके बाकी के बचे हुए 2 पिक्स कौन से हैं। ध्यान रखिए, बायोकॉन और भारत फाइनेंशियल्स, ये 2 स्टॉक्स उन्होंने शुरुआत में कार्यक्रम के दिए थे जहां पर उनको लगता है तेजी हो सकती है। एक मंदी वाला कॉल भी है आपकी लिस्ट में, वो भी बताइए, और तेजी वाला भी बताएं। हेमंत, कैडिला में मैं पिछले कुछ दिनों से बुलिश रहा हूं, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। 370 380 में बाइंग का व्यू था, 410 415 का टारगेट था, वो आ गया है, और अभी करेक्टिव मूव दिखती है, तो मैं इसमें सेल की सलाह दूंगा शॉर्ट टर्म 3-4 दिन के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 406, टारगेट ऑफ 381।
बाइंग में एक रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये इसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। इसमें बाय करें 378 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होगा 432, 3 से 4 दिन का व्यू है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा कैश मार्केट का ये स्टॉक और इसका जुड़वा भाई जयकोप कल हेमंत फ्रीड था कल, हाँ फ्रीड था, 11% वो भी भागा था, बल्कि 15%। जरा जयकोप दिखाइए। और देखिए ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ जुड़वा भाई। तो कल हेमंत ने जयकोप को चुना, जयकोप के साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा अगर आपने चुना होता ना हेमंत, तो आपके जो रिटर्न 7.25% के थे वो 1% से और बढ़ जाते हैं। तो कल के सेशन में एक बार पता नहीं स्टॉक 2020 का रिजल्ट हम ला सकते हैं नहीं ला सकते, लेकिन देखिए दोनों कैप्टन ने मिला के क्या कमाई आपको करवाई है। 7.25 7.5% के रिटर्न तो हेमंत के, 3.5% से ज्यादा के रिटर्न नीरज के, यानी कि 11-12% के दमदार रिटर्न स्टॉक 2020 में। तो ये आज सुबह सुबह जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे हेमंत, कि ये मौका वैसा नहीं कि आप बाजार से दूर हो जाओ और इंटरेस्टेड नहीं रहो कि नोटबंदी में लगे हैं, दूसरे कामों में लगे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। मार्केट में एक्शन भरपूर है, ट्रेडिंग का एक्शन भरपूर है, और इसका एकदम जो कहते हैं सटीक उदाहरण है सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेडिंग के एक्शन की स्टॉक 2020 के रिजल्ट से। जब कई स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, उस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। टाटा पावर नतीजे कमजोर आए, मार्जिन्स में थोड़ी सी दबाव देखने को मिला है। अमरीश जी, नतीजे देखे आपने, कैसे लगे आपको, और अब क्या कॉल है टाटा पावर पर आपका? नतीजे तो खराब ही है, और एनीवे दिस स्टॉक हैज आल्सो नॉट परफॉर्म रियली। लास्ट 1-1.5 साल में देखें तो परफॉर्मेंस भी काफी डल है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स इट्स पॉसिबल दैट वी कुड सी 4-5 रुपीज सॉर्ट ऑफ करेक्शन। टाटा पावर नहीं घाटा पावर हो गया एक्चुअली। मतलब जिसने खरीदा नुकसान ही होता है, जबकि आप देखिए सामने एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड सब चल गए। एक मतलब यही ऐसा बचा है जो मिस्त्री जी वाला ओवरहैंग बना हुआ है, वो अभी निकाल नहीं पाए हैं रतन टाटा जी उनको। बात सही है, लेकिन मिस्त्री जी का ओवरहैंग इसी पे क्यों है? मिस्त्री जी के बाद टीसीएस चल गया, टाटा मोटर चल गया, आपका टाटा स्टील चल गया, लेकिन सारे टाटा पावर पता नहीं कब चलेगा। छोड़ दीजिए, जान दीजिए, जो चले उसकी बात करते हैं। और चलने में एक स्टॉक जो मुझे दिखता है आज चलने वाला है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा इसलिए चलेगा 2 वजह। एक तो इनके एक दवा को यूएसएफडीए की मंजूरी मिली, और दूसरा ये कि सीएलएसए ने आज दमदार रिपोर्ट दी इस स्टॉक पर। 1730 के टारगेट के साथ इनका वेटेज बढ़ाया है। तो जरा किरण चार्ट्स पर बताएं, टोरेंट फार्मा खरीदा जाए? खरीदा जा सकता है, पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग होनी चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, क्योंकि 1275 1250 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 3 बार इस सपोर्ट टेस्ट कर चुका है और इस पे होल्ड किया है वीकेंड बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि इधर से बाउंस बैक जो आएगा वो 1575 से लेके 1600 तक जा सकता है, तो इस लिहाज से बाय किया जा सकता है। और जो मैंने सपोर्ट था 1250 का, तो 1200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो आज फार्मा सेक्टर पर रखें नजर। टोरेंट फार्मा, सीएलएसए की खबर, यूएसएफडीए की खबर। यूएसएफडीए की खबर ऐसा नहीं केवल टोरेंट फार्मा के लिए आई हो, ल्यूपिन के लिए भी आई है। इस शेयर को भी एक दवा जो है देखिए उसको मंजूरी मिली है यूएसएफडीए की। और विविमिड लैब, ये नीरज की टीम का आज 2020 में प्लेयर भी था, तो यहां पर भी तेजी बनेगी। तो दिग्गज और मिड कैप्स दोनों फार्मा स्टॉक्स हैं ये वो कुछ 3 जहां पर नजर होनी चाहिए। और कहां नजर होनी चाहिए ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक्शन भरपूर रहने वाला है आगे भी इसी तरह। एक्सपर्ट है हमारे साथ इस वक्त अमरीश बलीगा, संदीप वागले, नितिन मुरारका और साथ ही किरण जाधव। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 73% की अपसाइड मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है। 2900 रुपए से टारगेट बढ़ा है। देखिए 2900 रुपए का टारगेट अपने आप में बड़ा एम्बिशियस है, उसके बावजूद बढ़ा रहे हैं। ये सरप्राइज जनरली होता है कि जब शेयर बड़ा गिर जाए तो लोग मेंटेन रखेंगे अपनी राय। शेयर होंगे इनके पास अभी भी पक्का होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 3280 का टारगेट, तो इसका मतलब अमरीश मैं ये सोच रहा हूँ तो कुछ तो मॉर्गन स्टैनली ऐसा देख रहा है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में टारगेट बढ़ाने का क्या रीजन, जब 1000 रुपए ऑलरेडी नीचे चल रहा है आपके पुराने टारगेट से। परफॉर्मेंस के हिसाब से 3200 या 3400 जाना थोड़ा मुश्किल है, राइट।
पर यदि कुछ ओपन ऑफर आता है, यदि उनको पता है कि ओपन ऑफर आ सकता है, आई थिंक दैट कैन बी द ओनली रीजन व्हाई अ टारगेट लाइक 3200 या 3300। इस भाव में बुरा है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदे? इस भाव में तो खरीद सकते हैं, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मर रहा इन द लास्ट 6-7 months, and I don't think this demonetization will affect United Spirits in a very big way. ये जो affect करेगा, I think it's basically the smaller ones, the lower end ones. I don't think it's going to affect United Spirits in a big way, because even if you go to the bars right now, it's mostly full. हाँ, बिल्कुल दवा और दारू पर कोई असर नहीं है, बल्कि नहीं, वो तो हम बता रहे थे सारे छोटे छोटे वाले स्टॉक्स में भी 20-20% की अपर असर। खुशी में और गम में, तेजी में या मंदी में इनका कंजम्पशन रहेगा ऐसा। चलिए, but then I think the difference is for United Spirits, most of people use cards, whereas if you're talking of the smaller ones, वहाँ पे कैश यूज होता है, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, तो ये सेक्टर की बात हुई, लेकिन 2 ब्लॉक डील्स जो होने की आज अपेक्षा की जा रही है, अपेक्षा इसलिए बोल रहा हूं, हो जाए तो उसके बाद ही कोई समझे पूरी तरह से हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ब्लॉक डील्स की खबरें आती हैं और एग्जीक्यूट लेकिन होती नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं वो आपको बता दें, भारत फोर्ज प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, 1% के आसपास हिस्सेदारी बेचेंगे, 878 रुपीज का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। नितिन, एफएनओ का शेयर है, भारत फोर्ज पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा था, ये बताइए आप कैसे देखते हैं इस खबर को और इस शेयर को किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए, डेटा वाइज अगर देखेंगे तो कल इसमें बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई है। अगर एक्सपायरी से आप देखते हैं तो 2-3 दिनों में प्राइस वाइज भी करीब 1-1.25% नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको अपसाइड में नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट ऊपर एक रेसिस्टेंस आपको 920 के आसपास आता है, 901 की क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है थोड़ा एक बार नीचे की तरफ ये 880, 860 की तरफ मूव कर सकता है। तो एक बार बाइंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए, डील होने के बाद समझ में आएगी डेटा कैसे बनता है। बट इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 920 आता है और इमीडिएट सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 860 आता है। इसी बैंड में हमें एक बार देखना होगा कि डेटा कैसे पैन आउट होता है। ठीक बात है, 860 के आसपास आने दे, देखेंगे आज कहां डील्स होती है, उसके बाद क्या करना है। तो एक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भारत फौज में 9-15 पर अगर कोई भी एक्शन होता है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे उस एक्शन के बाद आपका क्या एक्शन हो। न सिर्फ भारत फौज में बल्कि आईडीएफसी बैंक, यहां पर भी बड़ा एक्शन होने की तैयारी, तो यहां भी बताएंगे आपको क्या करना है। न सिर्फ ये दोनों स्टॉक बल्कि ये भी बताएंगे कि आपको बाजार खुलने के बाद 9-15 से कहां है लगातार ट्रेडिंग के मौके। कल के स्टॉक्स आपको याद होंगे, 4 से 5 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी टॉप गेनर बनकर आए दिन के अंत में। तो ये सारे ट्रेडिंग के मौके, साथ ही प्री ओपनिंग सेशन और रुपए की शुरुआत और स्टॉक 2020 के 20 दमदार प्लेयर। पहला सौदा का पूरा एक्शन इस छोटे से ब्रेक के बाद।